इजिप्शियन ममीज एक पुरानी सिविलाइजेशन से जुड़े सीक्रेट्स जो 5000 साल से अनसुलझे हैं। ये तो कमाल है। तूतनखामन अपना वारिस छोड़े बिना 19 साल की उम्र में मर गया था और अब उसकी निजी चीजों से पता चलता है कि ये फेरो बीमारियों से घिरा हुआ था और उसके साथ जो मिस्टीरियस चीजें दबी हुई हैं वो उसके डाउनफॉल से जुड़े सीक्रेट्स को रिवील करती हैं। पावरफुल नई टेक्नोलॉजी के जरिए हम इस मिस्ट्री से जुड़े राज सुलझाएंगे। ये शायद उनसे बिलोंग करता ही ना हो और बताएंगे कि किन वजहों से उसकी फैमिली इतिहास के पन्नों से यूं गायब हो गई। तो आइए जाने तूतनखामन के खजानों से जुड़े हिडन सीक्रेट्स। छब्बीस नवंबर 1922 को नाइल के पश्चिम में मौजूद बंजर रेगिस्तान में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर ने एक बहुत बड़ी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी की। उन्हें एक पुराने इजिप्शियन फेरो का एकदम सही सलामत मकबरा मिला था। इस फेरो का नाम था तूतनखामन। बस तभी से पूरी दुनिया इस फेरो के मकबरे और इसके खजाने में मौजूद शाही चीजों पर हैरान होती रही है। इनमें कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स हैं जो एक्सपर्ट लोगों की आंखें भी नहीं पकड़ पाती। ये है वो तूतनखामन जिसे हम जानते हैं, एक लड़का जो जज्बाती और जिस्मानी तौर पर कमजोर था, एक पपेट रूलर की तरह। लेकिन ये इमेज कायरो म्यूजियम में डिस्प्ले पर रखी गई तूतनखामन की चंद कीमती चीजों पर टिकी है। उसके बेरियल चेंबर में मिली 5000 चीजों का यह बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। बाकी सबको म्यूजियम के बेसमेंट में लॉक करके रखा गया है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। नया ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम तूतनखामन की नई चीजों को इकट्ठा कर रहा है ताकि 1922 में इन्हें खोजे जाने के बाद से इस पूरे कलेक्शन को पहली बार डिस्प्ले पर रखा जा सके। इन मामूली से लगने वाले दरवाजों के पीछे किसी इजिप्टोलॉजिस्ट के लिए जन्नत जैसी जगह मौजूद है। वाह, आपका स्वागत है स्टोरेज 93 में। यहाँ तूतनखामन के आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं। इस कमरे में सोने से बनी बेशकीमती चीजें भरी हुई हैं। इन सभी कीमती चीजों को एक साथ रखा गया है ताकि इन्हें क्लाइमेट कंट्रोल्ड कंडीशंस में सहेज कर रखा जा सके। ये हैं कुछ बोट्स, स्कार्फ्स, बेड्स। क्रिस नॉर्टन यहां पहुंच पाने वाले गिने चुने एक्सपर्ट्स में से एक हैं। यहां आकर मैं वाकई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। ये सारी चीजें जो है वो तैयार की जा रही हैं नए म्यूजियम की एग्जीबिशन के लिए, तो ये सब वंस इन अ लाइफ टाइम चांस है। पिछली बार ये सारी कीमती चीजें एक साथ एक जगह पर तब थी जब ये तूतनखामन के मकबरे में थी। प्रोफेसर सलीमा इकराम का मानना है कि इन ट्रेजर्स को एक साथ देखकर ही इजिप्टोलॉजिस्ट फेरो की जिंदगी से जुड़ी पूरी दास्तान बयान करना शुरू कर सकते हैं। तूतनखामन के मकबरे में बहुत सारा सामान रखा हुआ है। ये किसी एटिक जैसा है जिसमें बच्चों की माएं उनकी छोटी छोटी चीजें सहेज कर रखती हैं ताकि उनके पूरी जिंदगी की यादें कायम रहें। इनमें बचपन से आगे तक की पूरी जिंदगी की झलक मिलती है और तूतनखामन के मकबरे को खोलना इस एटिक को खोलने जैसा ही रहा है जिससे उसके अतीत की झलक मिलती है। तूतनखामन की इन बेशकीमती चीजों को एक साथ देखने पर एक बिल्कुल ही नई तस्वीर उभर रही है। ये लोगों की सोच के मुताबिक एक बॉय किंग नहीं बल्कि एक वॉरियर किंग है। लोग तूतनखामन को बॉय किंग कहते हैं क्योंकि जब वो गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र सिर्फ 9.5 साल थी, पर वो मर गया जब वो सिर्फ 19 साल का था। पुराने इजिप्ट में 14 साल के लड़के को एक पुरुष मान लिया जाता था, तो इसीलिए उसे बॉय किंग कहना एक रोमांटिक मिथ है क्योंकि उस दौर के हिसाब से वो एक ग्रोन अप किंग था।
आज इस किंग की कहानी उन आर्टिफैक्ट्स के जरिए फिर से लिखी जा रही है जो वो अपने साथ आफ्टर लाइफ के लिए ले गया था। तूतनखामन की बैरियल साइट कायरो में ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम से 460 किलोमीटर साउथ में है, वैली ऑफ द किंग्स में। क्रिस नॉर्टन ये देखने के लिए इन रेगिस्तानी पहाड़ियों में आए हैं कि तूतनखामन के मकबरे से मिली सारी कीमती चीजें 3000 साल से भी पहले कहां रखी हुई थी। ये तब तक यहां सही सलामत पड़ी रही जब तक आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर ने इस यंग फेरो के मकबरे की लंबी और छुपी हुई एंट्रेंस नहीं खोज ली। हालांकि मैं तो यहाँ दर्जनों बार आ चुका हूँ, लेकिन हर बार इस पैसेज वे से आते हुए मुझे थ्रिल महसूस होता है और मेरे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इस मकबरे में आते वक्त पहली बार हार्वर्ड कार्टर को कैसा लगा होगा। इस टूम में इतना सामान भरा था कि कार्टर और उनकी टीम को इन सारी चीजों को निकालने और इन्हें रेगिस्तान से कायरो तक पहुंचाने में 10 साल लग गए। लेकिन एक्सकवेशन का काम जैसे जैसे आगे बढ़ा तो साइट के साइज की वजह से कार्टर को दिक्कत होने लगी। बैरियल चेंबर में इतनी कम जगह थी कि टीम बड़ी ही मुश्किल से इस गिल्डेड श्राइन में फिट हो पा रही थी। जल्दी ही ये साफ हो गया कि एंशिएंट इजिप्ट के इस पावरफुल रूलर के लिए ये एक बहुत ही अनोखा मकबरा था। तूतनखामन का टूम बहुत ही छोटा और बड़ा ही मामूली सा था और ये बात बड़े वक्त से इजिप्टोलॉजिस्ट्स को हैरान करती आई है। ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम में मौजूद कुछ चीजें इस मामले में कुछ अहम सुराग दे सकती हैं। मकबरे वाली इन चीजों में शाप्तेस यानी उन नौकरों के मॉडल मौजूद हैं जिनका काम मौत के बाद फेरो की खिदमत करना था। ऐसी 400 से ज्यादा छोटी फिगर्स थीं, जिनमें से कई को कभी डिस्प्ले नहीं किया गया। इनमें से हर एक को तूतनखामन जैसा दिखना था और इनका फेस उसके डेथ मास्क जैसा ही होना था। इसकी आंखें बिल्कुल गोल गोल हैं। लेकिन इन्होंने सलीमा इकराम के सामने कई सवाल खड़े कर दिए। सोचा ये गया था कि इन सबको तूतनखामन जैसा दिखना चाहिए, लेकिन इनमें काफी वैरायटी नजर आती है। इनका पेंट जॉब एक सा है, लेकिन चेहरे की बनावट बिल्कुल अलग अलग है। जैसे इसकी नाक तीखी है, इसके मुंह की शेप अलग है। कुछ चेहरे ज्यादा नाजुक दिखते हैं, कुछ चेहरे इससे ज्यादा फेमिनिन नजर आते हैं, तो कुछ ज्यादा रोबस्ट है। तो ऐसा हो सकता है कि इनमें से कुछ को किसी और के लिए बनाया गया हो। ऐसा लगता है कि एक पुराने एम्पायर के लीडर को ऐसी चीजों के साथ दफना दिया गया था जो उसके लिए थी ही नहीं। टोम मटेरियल को बार बार इस्तेमाल किए जाना अक्सर नजर आ जाता है, खासकर नॉन रॉयल शवों के मामले में। लेकिन किसी रॉयल बरियल के केस में ये थोड़ा अजीब लगता है। ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम के कंजर्वेटर्स ये जानने की कोशिश में हैं कि तूतनखामन के साथ दफनाई गई कितनी चीजें किसी और से ताल्लुक रखती थी। मौजूदा अंदाजे हैरान करते हैं। 1000 से ज्यादा चीजें, यानी मकबरे से मिली 1/4 चीजें सेकंड हैंड हैं। तो इस वक्त ये सही बताना मुश्किल है कि कितनी चीजें किसी और के लिए बनाई गई होंगी और वो रीयूज हुई हैं, क्योंकि अभी हमने इन आर्ट क्राफ्ट्स को ध्यान से देखना शुरू किया है। इसलिए धीरे धीरे अब हम ये कहने की पोजीशन में हैं कि ये चीजें किसी और से जुड़ी हो सकती हैं और यकीनन किसी और की हैं। तो हमें हर चीज को इंडिविजुअली और बहुत केयरफुली देखना होगा। ऐसा लगता है कि मकबरा बनाने वालों के पास वक्त कम था, तो उन्होंने तूतनखामन की आफ्टर लाइफ के लिए चीजों को दोबारा इस्तेमाल करने का रास्ता चुना। और मकबरे का आधा अधूरा बना होना पहले से ही इकट्ठा किए गए सबूतों को और ताकत देता है। ऑक्सफोर्ड का ग्रिफिथ इंस्टीट्यूट कायरो से दूर है और यहाँ इस बात के और सुराग मिले हैं कि तूतनखामन के मकबरे में शॉर्टकट्स अपनाए गए थे। क्रिस नॉर्टन हार्वर्ड कार्टर के ओरिजिनल नोट्स को स्टडी करने आए हैं,
जो उन्होंने इस किंग के बेरियल चैम्बर के हिसाब किताब लगाते वक्त बनाए थे। ये ड्राइंग कमाल की है जिसे कार्टर ने खुद बनाया था। ये श्राइन, सैरकोफेगस और कॉफिन्स की असेंबलेज का एक तरह का प्लान व्यू है जो इस मकबरे के बरियल चैम्बर में मिला था। कार्टर ने यह बात बहुत ध्यान से नोट की कि तूतनखामन के डेथ मास्क में कैसे उसकी बॉडी 3 कॉफिन्स में रखी गई थी जो रशियन डॉल जैसी थी। फिर कॉफिन को पत्थर के एक सरकोफेगस में गिल्डेड श्राइन के एक सेट में रखा गया था। थियरी के हिसाब से इन्हें एक के अंदर एक अच्छी तरह से फिट होना चाहिए था, लेकिन कार्टर को कुछ और ही मिला। जब उन्होंने कॉफिन्स को निकाला सैरकोफेगस के अंदर से तो उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। उन्होंने यहाँ लिखा है, लिड के फीट वाले पार्ट का टॉप एज कई जगह से चिप्ड है, जो सैरकोफेगस के ढक्कन को सैरकोफेगस के ऊपर रखने के लिहाज से कुछ ज्यादा ही ऊंचा था। लगता है कॉफिन सैरकोफेगस के हिसाब से ज्यादा ही बड़ा था और इसी वजह से लिड को लगाना पॉसिबल नहीं हुआ। एक पावरफुल एम्पायर के मुखिया तूतनखामन को एक अंडरसाइज्ड सैरकोफेगस दिया गया जिसमें उसका बाहरी कॉफिन भी नहीं समा रहा था। बीच वाले कॉफिन ने तो और भी कई सवाल खड़े कर दिए। कॉफिन की नेम प्लेट या कार्टूश पर मौजूद गड़बड़ियों ने इजिप्टोलॉजिस्ट एडन डॉटसन को सोच में डाल दिया। उनका कहना था कि तूतनखामन के इर्द गिर्द न सिर्फ चीजें सेकंड हैंड थी, बल्कि उसे तो किसी और के कॉफिन में दफन किया गया था। पहली बात, बीच वाले कॉफिन में बहुत ज्यादा ग्लास देखने को मिलता है जो बाकी 2 कॉफिन से एकदम अलग है, जो दिखने में प्योर गोल्ड के लगते हैं। दूसरी बात, राजा के कार्टूश पर वहां पर जो इंस्क्रिप्शंस सरफेस पर हैं, वो उम्मीद से कुछ ज्यादा ही गहराई पर हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ओरिजिनल कार्टूश को काट कर उसकी जगह पर नया कार्टूश लगा दिया गया हो। ऐसा लगता है कि दूसरा कॉफिन यानी मकबरे की सबसे अहम चीजों में से एक को रिसाइकल किया गया था। सबूतों की कड़ियां आपस में जुड़ती जा रही हैं। तूतनखामन को किसी और के कॉफिन में एक अंडरसाइज्ड मकबरे में रखा गया था और उसके दफन से जुड़ी कई चीजों को दोबारा भी इस्तेमाल किया गया था। इन चीजों की अब ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम में जांच पड़ताल की जा रही है। यह इस बात का भी सबूत हो सकता है कि टूम वर्कर्स के पास ज्यादा वक्त नहीं था, लेकिन तूतनखामन का बेरियल दूसरे फेरोज के मुकाबले इतनी जल्दबाजी में क्यों किया गया? म्यूजियम से दूर यहां क्रिस नॉर्टन ये देखना चाहते हैं कि क्या तूतनखामन की बॉडी कोई जवाब दे सकती है। गोल्डन डेथ मास्क वाली उसकी मम्मी का पता सबसे पहले तब चला था जब हावर्ड कार्टर ने अंदर वाले कॉफिन को खोला था। 3 साल की खुदाई के बाद जब वो यहां पहुंचे थे और उन्हें जो मिला था उसने उन्हें हैरान कर दिया था। किसी आम इजिप्शियन का ममिफिकेशन भी ऐसा नहीं होता, तो इजिप्शियन फेरा को तो छोड़ ही दीजिए। और धड़ पर किसी चीरे का होना तो आम बात थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वो लोग ऑर्गन्स बाहर निकालते थे। दिल एक ऐसी चीज थी जिसे शरीर में से नहीं निकाला जाता था, उसका बॉडी में रहना जरूरी होता था, लेकिन तूतनखामन के मम्मी में दिल था ही नहीं। म्यूजियम की लैब में एंशिएंट इजिप्ट से आए और ज्यादा आर्टिफैक्ट्स धीरे धीरे जमा होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के कलेक्शन में एक भी मम्मी ऐसी नहीं है जिसमें दिल ना हो। दिल को इंटेलिजेंस और इमोशन का सेंटर माना जाता था और मौत के बाद वाली जिंदगी के लिए यह जरूरी था। दिल के बिना तूतनखामन इटर्निटी में पहुंच जाता, जहां वो न तो सोच पाता और न ही महसूस कर पाता। क्या गड़बड़ हुई थी, ये जानने के लिए सलीमा इकराम को शाही खानदान की एक मम्मी यूया की बॉडी तक एक्सेस मिल गई। इसके बाद ही इसे नए म्यूजियम में पहुंचा दिया जाएगा। ये तो कमाल का है।
हम में से कुछ लोग इसीलिए इजिप्टोलॉजी से जुड़ते हैं क्योंकि सिर्फ तभी इन ममीज को इतने करीब से और पर्सनल तरीके से देखने का मौका मिलता है। मैं तो इमोशनल हो रही हूँ। यूया तुतनखामन का स्टेप ग्रैंडफादर था। इसकी मम्मी एकदम परफेक्ट कंडीशन में है और यंग किंग से एकदम अलग दिखती है। आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे ढंग से प्रिजर्व्ड है। हालांकि ऑयल्स और रेजिन्स की वजह से इसकी स्किन डार्क हो गई है, लेकिन ये तूतनखामन से बहुत अलग तरह की है, जो बहुत ज्यादा रेजिन्स और ऑयल्स की वजह से खराब सी हो गई है। तूतनखामन के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो ये बात हमें पता चलती है। तो अब मिस्टर मोमिन, आइए जरा देखते हैं कि कैसे एविसरेशन कट किया गया है। ज्यादातर एंशिएंट इजिप्शियन बॉडीज की तरह यूया के पेट में साइड की तरफ कट है। ये रहा कट, हम इसे ही देखना चाहते थे। ये एविसरेशन कट है और यहाँ से एम्बामर ने अपना हाथ डालकर इंटरनल ऑर्गन्स निकाले होंगे। तो ये एक आम इंसिजन है जो बाईं तरफ है, लेकिन तूतनखामन के केस में ये कट बेली बटन के पास डायगोनल शेप में था। ऐसा किसी और में नहीं था। उसके इंटरनल ऑर्गन्स को बड़ी ही लापरवाही से निकाला गया था और उसमें शायद दिल भी शामिल था। तूतनखामन के इस काम चलाऊ ममिफिकेशन को देखकर इजिप्टोलॉजिस्ट्स उसकी मौत की जगह और ढंग को देखकर हैरान हैं। अगर उसकी मौत अचानक घर से दूर हुई होगी तो उसकी बॉडी को वापस वैली ऑफ द किंग्स लाने में हफ्तों लग गए होंगे। इसका मतलब है कि उसे अनएक्सपेक्टेड तरीके से नाइल वैली से दूर कहीं ममीफाई किया गया होगा, क्योंकि उसके साथ एक्सपर्ट्स नहीं रहे होंगे जो जानते कि वो कर क्या रहे हैं। तूतनखामन की मौत क्योंकि सिर्फ 19 साल की उम्र में हो गई थी, तो ऐसा हो सकता है कि उनके दफन की तैयारियां न की गई हों और ऐसे में उनका डेथ मास्क बनाने और बैरियल के दौरान रखी जाने वाली हजारों चीजों को इकट्ठा करने के लिए वक्त न मिला हो। इस यंग फेरो को किस तरह दफनाना है, इस बात की जिम्मेदारी थी उसके सक्सेसर फेरो आई पर। और वैली ऑफ द किंग्स में मौजूद उसका टूम उसके द्वारा तूतनखामन के लिए चुनी गई बैरियल साइट से एकदम अलग है। यहाँ आते ही एक चीज तूतनखामन के मकबरे के मुकाबले एकदम साफ दिखती है, और वो ये कि ये मकबरा हर मायने में ज्यादा ग्रैंड और ज्यादा बड़ा है। इसके पैसेजवे ज्यादा चौड़े हैं, यहाँ बीच में रखा सैरकोफेगस कहीं ज्यादा बड़ा और अच्छे तरीके से बनाया गया है। ये बरियल चैम्बर देखकर लगता है कि ये जरूर किसी फेरो का बरियल चैम्बर होगा। तूतनखामन के मकबरे का साइज आई से आधा है। वैली ऑफ द किंग्स में मौजूद दूसरे ज्यादातर बैरियल साइट से कहीं छोटा है। फेरोज के लिए ये आम बात थी कि वो अपना कामकाज संभालते ही अपने मकबरे का काम भी शुरू करवा दिया करते थे। तो तूतनखामन के मामले में भी यही हुआ होगा। उसने भी अपनी मर्जी के मुताबिक कोई मकबरा बनवाना शुरू कर दिया होगा। आय का मकबरा भी वैसा ही ग्रैंड है जैसा कि तूतनखामन ने अपने लिए उम्मीद की होगी। तो भला तूतनखामन की दफन वाली जगह इतनी छोटी क्यों थी और उसका फ्यूनरल ऐसे क्यों किया गया? ऐसा कहा जाता है कि यह मकबरा तूतनखामन के लिए ही तैयार किया जा रहा था, लेकिन उसके बेवक्त मरने की वजह से वहां पर जो पावर वैक्यूम बन गया, उसका फायदा उठाकर आय ने गद्दी हड़प ली और राजा बन गया। तूतनखामन का कोई वारिस नहीं था। ऐसा लगता है कि आई एक ऊंचे रुतबे वाला ऑफिसर था। वो रॉयल फैमिली का मेंबर था ही नहीं, पर उसने मौके का फायदा उठाकर सत्ता हथिया ली। फिर उसने मर चुके किंग का मकबरा भी हथिया लिया होगा और उसे पहले वाले फेरोज की चीजों के साथ ही एक छोटे से मकबरे में दफना दिया होगा। ये है कायरो में मौजूद इजिप्शियन म्यूजियम। जल्दी ही इसके हॉल्स में से ये बेशकीमती चीजें निकाल ली जाएंगी, क्योंकि इन्हें नए ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
हजारों आर्टिफैक्ट्स में से एक डिस्कवरी ऐसी थी जिसने कार्टर को भी बहुत हैरान किया, और इस बारे में ऑक्सफोर्ड के ग्रिफिथ इंस्टीट्यूट में रखे गए उनके जर्नल्स में कुछ डिटेल्स मौजूद हैं। पब्लिश रिपोर्ट के इस हिस्से को देखें तो मकबरे में मौजूद उन चीजों के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया गया है। ट्रेजरी के अंदर उन्हें इस बात का सबूत मिला कि तूतनखामन अकेले नहीं दफनाया गया था। गिल्डेड श्राइन्स और ट्रेजर चेस्ट के बीच में मौजूद एक प्लेन और मामूली से बॉक्स में 2 मिनिएचर सरकॉफागी मिले हैं। इन कॉफिन्स के अंदर 2 छोटे छोटे ममीफाइड स्केलेटन्स थे। ऐसा लगता है कि इसका कार्टर पर बहुत गहरा असर पड़ा था, और उन्होंने इसके बारे में जो लिखा है उससे पता भी चलता है। उन्होंने लिखा है कि जो कुछ हमें मिला है वो सोचने पर मजबूर करता है कि इसमें कोई शक नहीं कि तूतनखामन के बच्चे भी थे, हालांकि इसके बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं है। कार्टर के लिए ये एक ऐसा राज था जिसे उस वक्त न तो वो खुद और न ही टेक्नोलॉजी सुलझा पाए थे। अब इजिप्टोलॉजिस्ट इन चाइल्ड ममीज से जुड़ी सच्ची कहानी के खुलासे के लिए फोरेंसिक साइंस और डीएनए एनालिसिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं मनार अल खियाल, जो न्यू ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम में एक कंजर्वेटर हैं। ममीज जिन छोटे से कॉफिन्स में दफनाई गई थी उन्हें इन्होंने पहली बार देखा है। तूतनखामन की टूम में और भी कई चीजें मिली हैं, लेकिन ये चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत और वेल प्रिजर्व्ड हैं। मैंने पहली बार देखे हैं कॉफिन्स बेबी ममीज के। इन कॉफिन्स में मिले बच्चों के स्केलेटन्स पूरी तरह से डेवलप नहीं थे। ये 2 लड़कियों के थे जो प्रीमेच्योर और जन्म से मरी हुई थी। लेकिन ये थी कौन और इन्हें तूतनखामन के मकबरे में क्यों दफनाया गया था? 3000 साल पुरानी इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए 21वीं सदी की डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ी। इजिप्ट के रेत और धूल से हजारों किलोमीटर की दूरी पर बोल्जानो, इटली के पहाड़ों में मौजूद यूरक इंस्टीट्यूट फॉर ममी स्टडीज में एंथ्रोपोलॉजिस्ट एल्बर्ट जिंक ने एंशिएंट रिमेन्स को स्टडी करने के लिए साइंटिफिक टूल्स को परफेक्ट बनाने में 1 डेकेड का वक्त लगाया है। अपनी रिसर्च की बदौलत वो पहली बार तूतनखामन की रॉयल डायनेस्टी से जुड़ी 11 ममीज के डीएनए स्टडी कर पाए हैं, जो वैली ऑफ द किंग्स के मकबरों से मिली थी। इनमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी जन्म के समय से ही मृत बच्चियां। ये एक बड़ा राज था। किसी को नहीं मालूम था कि ये दोनों बच्चियां उसकी अपनी थीं या उसकी आफ्टर लाइफ के लिए इन्हें एक चढ़ावे के तौर पर रखा गया था। डॉक्टर जिंक तूतनखामन का जेनेटिक मैप बनाकर इन ममीज के साथ उसका रिश्ता जोड़ने में जुट जाते हैं, लेकिन इस काम के साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। ये काफी पेचीदा और मुश्किल प्रोसेस है क्योंकि किसी इंसान के शरीर में मौजूद डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसके मर जाने के बाद डिग्रेड होने लगती है, और वो भी बहुत जल्दी। ये बात टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एनवायरनमेंट पर निर्भर करती है। लेकिन डॉक्टर जिंक फिर भी इन स्टिल बॉर्न फीटसेस में से इतना डीएनए निकाल पाए हैं कि तूतनखामन के डीएनए से उनकी तुलना की जा सके। नतीजों से पता चला है कि बच्चियां तूतनखामन की डायनेस्टी का भविष्य हो सकती थी। इनके डीएनए से मिले कुछ मार्कर्स किंग तूतनखामन के मार्कर से थोड़ा बहुत मेल खाते थे, तो ये हो सकता है कि ये बच्चियां उससे जुड़ी हों। ये गुंजाइश है कि ये 2 फीटस उसके अपने ही बच्चे हों। जिंक के नतीजे बताते हैं कि इजिप्ट का सबसे ताकतवर शख्स तूतनखामन इन बच्चियों का दुर्भाग्यशाली पिता हो सकता था। तूतनखामन और उसकी वाइफ को अपनी ये 2 बच्चियां पैदा होने से पहले ही गंवानी पड़ी, और हम ये जानते हैं कि फिर वो अपनी छोटी सी जिंदगी में बिना संतानों के ही रहे। और ऐसा नहीं हो सकता कि इसके बाद उन्हें कोई मुश्किल न झेलनी पड़ी हो। अब न्यू ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम से बहुत मामूली सी समझी जाने वाली चीजों की स्टडी से ये पता चल रहा है कि तूतनखामन शायद कोई सेहतमंद फेरो नहीं रहा होगा। इजिप्टोलॉजिस्ट सलीमा इकराम और आंद्रे वेल्डेमायर अब म्यूजियम के फोर्टिफाइड स्टोर रूम्स में तूतनखामन की उन 130 वॉकिंग स्टिक्स की जांच पड़ताल कर रहे हैं जो उसके मकबरे में मिली थी। इनमें से कई को करीब 1 सदी से किसी ने नहीं देखा है। ये ज्यादा फैंसी लग रही है, इसमें सोना ज्यादा है। तूतनखामन की रोजमर्रा की चीजों से अंदाजा होता है कि उसकी जिंदगी कैसी रही होगी।
So to the top. इन सारी चीजों को देखकर हमें ये थोड़ा सा अंदाजा होता है ये शख्स किस तरह का रहा होगा। सलीमा और एंड्रे इनकी घिसावट को नाप रहे हैं ताकि बेहतर ढंग से ये समझ सकें कि इन स्टिक्स को कैसे इस्तेमाल किया गया था। क्योंकि इन स्टिक्स को कंजर्व किया गया है तो इस कारण कभी कभी सही बताना मुश्किल हो जाता है कि इन्हें कैसे यूज किया गया, क्योंकि कार्टन ने जो कंजर्वेशन प्रोसेस इस्तेमाल किया उसकी वजह से पसीना या उस शख्स के ऑयल्स कहीं छिप सकते हैं। कुछ सुरागों के खत्म होने के बावजूद अब भी वियर एंड टियर के कुछ सबूत मौजूद हैं जो ये बता सकते हैं कि किंग इन स्टिक्स का काफी इस्तेमाल करता था। अगर आप बेस को देखें तो पता चल जाता है कि चीजें इस्तेमाल की गई हैं या नहीं। हो सकता है कि तूतनखामन के लाइफ के दौरान ही इनमें से कुछ टिप्स को बदल दिया गया हो। तो स्टिक्स में घिसावट की ये निशानियां कहीं इस बात का सबूत तो नहीं है कि तूतनखामन एक हेल्थी किंग नहीं था। मकबरे में मौजूद दूसरी चीजें ये सुराग देती हैं कि ये राजा किसी टीनेजर जैसा चुस्त दुरुस्त नहीं था। तूतनखामन की कीमती चीजों में शामिल एक इनलेड स्टोरेज बॉक्स एंशिएंट क्राफ्ट्समैनशिप की एक बहुत ही शानदार मिसाल है। ये जताता है कि तूतनखामन को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट की भी जरूरत थी। यहाँ तूतनखामन और उसकी वाइफ एंकेसनामुन की एक तस्वीर है जिसमें वो अपने पति के पैरों की तरफ झुकी हुई है और किंग तीर को धनुष पर खींच रहा है लेकिन वो बैठा हुआ है। ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही। और इस बॉक्स के ढक्कन पर भी किंग और उसकी वाइफ की एक खूबसूरत इमेज बनी हुई है और उसमें किंग एक वॉकिंग स्टिक पर झुका हुआ है। इसे देखकर ये नहीं लगता कि वो कोई ताकतवर, एथलेटिक और यंग फेरो था, बल्कि इसे देखकर तो लगता है कि तूतनखामन बहुत ही वनरेबल और कमजोर था। वॉकिंग स्टिक उनमें से एक हो सकती है जिसकी फिलहाल ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम में जांच पड़ताल चल रही है। तो आखिर किस वजह से यंग किंग को वॉकिंग स्टिक की जरूरत पड़ी? तूतनखामन की सेहत से जुड़ी पहेली के सुराग शायद उसके शरीर के अवशेषों में मौजूद हों, उस रेत में जो वैली ऑफ द किंग्स में कायरो से 270 किलोमीटर साउथ में है। पिछले कई सालों में तूतनखामन को कई एनाटॉमिकल इन्वेस्टिगेशंस का सामना करना पड़ा है। उसकी तस्वीरें ली गई, एक्सरे किए गए, सीटी स्कैन हुए और इन सब चीजों में जो गड़बड़ियां दिखी हैं वो आपको 19 साल के एक फिट लड़के में नहीं दिखाई देंगी। और खासकर उसके पैरों में एक बहुत ही अलग चीज दिखाई दी थी। लेफ्ट फुट अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है और सेकंड टो की हड्डी गायब है, जिसे देखकर लगता है कि शायद उसे कोई इनहेरिटेड जेनेटिक इलनेस रही होगी। और जितना हम अंदाजा लगा सकते हैं उसे कह सकते हैं कि उसे शायद हुआ होगा क्लब फुट। हो सकता है तूतनखामन को काफी दर्द रहता हो और वो भी लगातार। उसे शायद चलने में दिक्कत होती होगी। उसे देखने वाले हर शख्स को ये बात समझ आ जाती होगी कि वो तकलीफ में है। तो अब एक ऐसी रॉयल फैमिली की तस्वीर उभर रही है जिसके साथ मिस फॉर्च्यून जुड़ा हुआ था। ये किंग शायद एक क्रिपलिंग डिसेबिलिटी का शिकार था। उसे उसके स्टिल बॉर्न चिल्ड्रन के एक ऐसे मकबरे में दफनाया गया जो उसका अपना था ही नहीं। तो क्या इन सब बातों को आपस में जोड़ा जा सकता है? क्रिस नॉर्टन को तो ऐसा ही लगता है। उन्हें लगता है कि दूसरी कीमती चीजों के साथ इस बात का भी कोई रिश्ता हो सकता है। तूतनखामन का थ्रोन उन कई चीजों में से एक है जिन्हें नई म्यूजियम में पहुंचाया जाना है। ये प्योर गोल्ड से कवर्ड है और इसमें सेमी प्रेशियस स्टोन्स लगे हैं। इस थ्रोन के बीच वाले हिस्से में यंग किंग और उसकी वाइफ एंकेसनामुन के बीच का प्रेम का दृश्य नजर आता है। इस सिंहासन की खास बात है इसमें दिखाया गया ये रॉयल कपल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सीन दिखाया गया है रॉयल कपल का। तूतनखामन बहुत ही रिलैक्स पोज में झुका हुआ नजर आ रहा है। उसका एक हाथ कुर्सी के पिछले हिस्से पर है और एंकेसनामुन भी उसके कंधे पर हाथ रखकर आगे की तरफ झुकी हुई हैं। ये वाकई एक नेचुरल और ब्यूटीफुल सीन है। लेकिन दिल को छू लेने वाला ये फैमिली पोर्ट्रेट जैसा दिखता है वैसा है नहीं। इस रॉयल कपल के बारे में याद रखने वाली दिलचस्प बात यह है कि हम इनके बारे में 100% श्योर नहीं हो सकते, लेकिन उनके बीच में एक अच्छा रिश्ता तो था। अगर ये सगे भाई बहन ना सही तो कम से कम हाफ ब्रदर और हाफ सिस्टर तो थे ही। अगर ये आपस में रिलेटेड थे जैसा कि क्रिस नॉर्टन को लगता है तो फिर ये थ्रोन तूतनखामन और उसकी बहन के बीच के अवैध रिश्ते की तस्वीर को दिखाता है। यानी कि ये उसके प्रीमेच्योर बच्चों की मां थी
लेकिन तूतनखामन के अपने पेरेंटेज से जुड़े सबूत शायद हैं ही नहीं। और ये बात सिर्फ इसलिए अजीब नहीं है क्योंकि इस बात से जुड़े हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं, बल्कि एक ऐसी चीज है जिसके बारे में एंशिएंट इजिप्ट के किसी राजा से बताने की उम्मीद की जा सकती थी। एंशिएंट इजिप्ट में सिर्फ रॉयल्स ही नहीं बल्कि आम लोग भी ये बताना चाहते थे कि मैं इनका बेटा हूँ, बहन हूँ या भाई हूँ। लेकिन तूतनखामन के बारे में हमें ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आज तक नहीं मिली है। ऐसा लगता है कि तूतनखामन ने अपने पेरेंट्स की पहचान को जानबूझकर सीक्रेट रखा और उसके फैमिली ट्री ने बरसों तक इजिप्टोलॉजिस्ट्स को उलझाए रखा। लेकिन अब साइंटिस्ट्स 3000 साल पुराने इस राज को खोलने के लिए काम कर रहे हैं और ये जितना डिस्कवर करते हैं कहानी उतनी ही गहरी होती जाती है। इटली में एंथ्रोपोलॉजिस्ट अल्बर्ट जिंक तूतनखामन और उसके एंसेस्टर्स की जिंदगी पर रोशनी डालने के लिए डीएनए एनालिसिस की मदद लेते हैं। हम सैंपल्स ले रहे हैं। हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ममीज क्या हैं और कौन थीं। हमने तूतनखामन की मम्मी को स्टडी करके उसकी असली जिंदगी के बारे में काफी कुछ जाना है। डॉक्टर जिंक ने तूतनखामन की रॉयल फैमिली के मेंबर्स का अब तक का सबसे अनोखा डीएनए प्रोफाइल तैयार किया है, जिसे 18th डिनेस्टी भी कहते हैं। 2010 में जिंक ने ऐसी 11 ममीज तक एक्सेस हासिल की जिन्हें तूतनखामन की रॉयल फैमिली का हिस्सा माना जा रहा था और अब उन्हें पूरे इजिप्ट के म्यूजियम में स्टोर करके रखा गया है। ये ममीज वैली ऑफ द किंग्स के कई मकबरों से मिली थीं और ये सभी तूतनखामन वाले दौर की ही थीं। जिंक ने तूतनखामन के डीएनए का एक सैंपल लिया और इसकी तुलना इन 11 ममीज से करते हुए डीएनए के अंदर मौजूद अनोखे जेनेटिक कोड्स यानी मार्कर्स को ढूंढा। जब हम किसी शख्स के जेनेटिक फिंगरप्रिंट को जानने की कोशिश करते हैं तो हम खास जेनेटिक रीजन्स पर नजर डालते हैं। तो हम कुछ मार्कर्स को देख रहे हैं ताकि पता चले कि कोई खास सीक्वेंस कितनी बार रिपीट हुआ है। 2 ममीज के जेनेटिक मार्कर्स सीधे तौर पर तूतनखामन से जुड़े हुए मिले। एक का ताल्लुक उसके प्रीडेसेसर डिस्पाइज्ड फेरो अखनाटन से था और दूसरे का ताल्लुक था एक अनजान महिला से जो एक दूसरे मकबरे में थी। एल्बर्ट जिंक को सबूत मिल गया कि उन्होंने आखिरकार तूतनखामन के माता पिता दोनों को ढूंढ लिया था। लेकिन जिंक को सिर्फ यही बात नहीं पता चली। रिजल्ट ने रॉयल फैमिली ट्री से जुड़ी हैरान कर देने वाली एक और हकीकत से पर्दा उठाया। जब हमने पेरेंट्स के जेनेटिक फिंगरप्रिंट को कंपेयर किया तो पाया कि वो आपस में बहुत करीबी हैं और इस एनालिसिस को कंफर्म करने से उनके पेरेंट्स के जेनेटिक फिंगरप्रिंट को देखकर हम ये पता लगा पाए कि वो भी भाई और बहन थे। अपने प्रीमेच्योरली बॉर्न चिल्ड्रन की तरह ही तूतनखामन भी एक अवैध शादी का ही नतीजा था। ये एक परेशान करने वाला खुलासा है, लेकिन एंशिएंट इजिप्ट में परिवार में ही होने वाली शादियां कोई नई बात नहीं बल्कि बहुत आम बात थी। शाही परिवार के लोगों को लगता था कि वो सीधे ईश्वर के अंश हैं और आम लोगों से शादी करके उनका रुतबा गिर जाएगा, तो वो शादियां परिवार में ही करते थे। इन लोगों को पता नहीं था कि इस तरह की शादियां करके वो अपनी डिनेस्टी को खुद ही बर्बाद कर रहे थे। तूतनखामन की रॉयल फैमिली की जो तस्वीर उभरी है उसे परफेक्ट तो नहीं कहा जा सकता। ऐसा हो सकता है कि तूतनखामन जिन डिफॉर्मिटीज का शिकार था ये कई पीढ़ियों से चली आ रही इनब्रीडिंग का ही नतीजा था। कुछ एक्सपर्ट्स को अब शक है कि इन जेनेटिक इनहेरिटेंस की वजह से तूतनखामन की मौत जल्दी हो गई थी। ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम में कुछ सबसे शानदार चीजें इस सवाल का जवाब दे सकती हैं। तूतनखामन के टूम में कुल मिलाकर 6 चैरियट्स मिले हैं। म्यूजियम के डायरेक्टर डॉक्टर तारिक तौफिक को लगता है कि ये चैरियट सिर्फ आफ्टर लाइफ से जुड़े तोहफे ही नहीं थे। तो किंग अपने रथ के अंदर खड़ा रहता होगा जिस पर बंदी बनाए गए लोगों और दुश्मनों की तस्वीरें बनी हुई हैं। ये चैरियट शो के लिए नहीं था। नई रिसर्च से पता चलता है कि यह बहुत ही एक्टिव मिलिट्री इक्विपमेंट था। कार्टर द्वारा खोजे जाने के बाद पहली बार इन चैरियट्स को खोला गया और जापानीज और इजिप्शियन एक्सपर्ट्स की एक टीम ने इनकी एग्जामिनेशन की। एक्स-रेज और 3D इमेजिंग टेक्नोलॉजी से
ऐसे लचीले जॉइंट्स का पता चला जिन्हें कॉम्प्लेक्स लेदर रैपिंग के जरिए बनाया गया था। ये एक पुराना सस्पेंशन सिस्टम है जो अपने दौर से काफी आगे था। लेकिन एक डिसेबल्ड किंग को उस पुरानी दुनिया की सुपर कार की भला क्या जरूरत थी? इस सवाल का जवाब इस बंजर रेगिस्तान में छुपा है जहां तूतनखामन का बचपन कटा, जब तूतनखामन के पिता आखेनातिन का राज हुआ करता था। आखेनातिन सदियों से चली आ रही पुरानी इजिप्शियन धार्मिक मान्यताओं को नहीं मानता था। उसने एक नया कल्ट कायम किया और राजधानी को 400 किलोमीटर दूर थीब्स से अमारना ले गया। आर्कियोलॉजिस्ट एना स्टीवंस ने इस बात की छानबीन में 19 साल लगाए कि आखिर आखेनातिन ने इस बियाबान में एक शहर बनाने का अजीब फैसला क्यों किया। आज इस शहर की निशानियों के तौर पर इसके टेम्पल्स और महलों के टूटे हुए पत्थर ही बचे हैं। और इनके बीच एना को एक परेशान करने वाली चीज मिली है। यह है एक बैरियल ग्राउंड, लेकिन यह कोई आम बैरियल ग्राउंड नहीं है। जब हमने यहाँ खुदाई शुरू की तो समझ आने लगा कि यहाँ कुछ बहुत ही अजीब चल रहा है। तो एक एक करके हमें ऐसी कब्रें मिलने लगी जिनमें एक से ज्यादा लोग थे। ज्यादातर में 2 या 3 लोग थे, लेकिन एक कब्र तो ऐसी थी जिसमें 5 लोग थे। इससे भी ज्यादा हैरानी इन कब्रों में दफन किए गए लोगों की उम्र को लेकर हुई। यहाँ दफनाए गए ज्यादातर लोगों की उम्र 6 से 25 साल के बीच है। हमें ये लगता है कि हमें एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जिसका इस्तेमाल मजदूर करते थे और जिन्हें आखेनातिन के लिए एक नया शहर बनाना था। एना को लगता है कि तूतनखामन के पिता का नया शहर बच्चों ने बनाया था और इनकी मौत बड़ी तादाद में हुई थी। इस कब्रिस्तान की एक बहुत ही अजीब बात यह है कि इसमें दफन बच्चों की उम्र कम होने के बावजूद कंकालों में नजर आती है कड़ी मेहनत और पुअर न्यूट्रिशनल कंडीशंस। ऐसा लगता है जैसे वो काम के दौरान हुई ज्यादतियों से मर गए। आखेनातिन अपनी कैपिटल को किसी भी कीमत पर बनवाना चाहता था और सबूत बताते हैं कि एक पूरी पीढ़ी ने अपनी जान देकर इस काम को अंजाम दिया। इजिप्ट के लिए इसके नतीजे बहुत ही बुरे रहे। आखेनातिन अपनी राजधानी बनाने में इतना डूबा हुआ था कि शायद उसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर ध्यान देना बंद कर दिया। जब उसकी मौत हुई तो इजिप्ट भारी उथल पुथल में फंस चुका था। 9 साल के तूतनखामन को विरासत में ऐसा इजिप्ट मिला था, एक ऐसा देश जो खात्मे की कगार पर था। ऐसे में इस यंग किंग को इजिप्ट को एक इंटरनेशनल पावर के तौर पर फिर से नक्शे पर जगह दिलानी थी और इसका सबसे तेज और असरदार तरीका था वॉर। ये बहुत जरूरी था कि पुराने दौर को फिर से एस्टैब्लिश किया जाए। इसलिए ये भी बहुत जरूरी था कि उसके लोग उसे एक ताकतवर राजा के तौर पर देखें जो इजिप्ट की सीमाओं को सेफ रख सकता था और उथल पुथल को खत्म कर सकता था। इस तरह के खास चैरियट पर सवार होने से तूतनखामन को एक बहादुर का रुतबा और सम्मान मिल सकता था जिसकी उसे जरूरत थी। इस बात के सबूत हैं कि अपनी डिसेबिलिटी के बावजूद तूतनखामन ने मुश्किल दौर में भी अपने देश की बागडोर संभाली। तो अब एक ऐसी स्थिति उभर रही है जो उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हो सकती थी। तूतनखामन की मम्मी का एक्सरे करने पर इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि उसकी अकाल मौत की वजह क्या थी। तूतनखामन के मम्मी में हमें कई तरह की एबनॉर्मेलिटीज दिखाई देती हैं और वो आप लोग इस एक्सरे में यहाँ पर साफ देख सकते हैं। यहाँ लेफ्ट की तरफ रिब केज का एक पूरा का पूरा चंक मिसिंग है और बॉडी के इसी साइड पर पेल्विस का एक चंक, मतलब अपर पेल्विस का एक चंक पूरी तरह गायब है। इस तरह की चोटें एक खास तरह के ट्रॉमा की वजह से लगती हैं। ये एक ब्लंट ट्रॉमा है। अगर आज के दौर की बात करें तो ऐसी हालत तभी हो सकती है जब आप इन्वॉल्व हो एक बड़े ही खतरनाक, जैसे कि कार क्रैश में। पुराने दौर में कार से मिलती जुलती चीजें होती थीं चैरियट्स।
तूतनखामन दर्द और इंस्टेबिलिटी का शिकार था, फिर भी वो अपने देश की जरूरतों को पूरा करना चाहता था। पर कहीं उसने अपनी बात तो नहीं की। कहीं इस इलाके में फिर से इजिप्ट का दबदबा कायम करने के लिए युद्ध के दौरान उसके चैरियट के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया था। अगर तूतनखामन को एक चैरियट ने बहुत ही तेज स्पीड में टक्कर मारी होगी तो जो इंजरीज होंगी वो जरूर फेटल होंगी। मतलब उसकी रिब केज क्रश हो गई होगी और अंदर के सॉफ्ट टिश्यूज भी, और ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट वो भी ममिफिकेशन के लिहाज से नहीं बचा होगा। हम कभी पता नहीं कर पाएंगे कि तूतनखामन कैसे मरा, लेकिन फिर भी तूतनखामन की अर्ली डेथ चाहे कैसे भी हुई हो, उससे एक बड़ा चेंज हुआ और वो हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट रहा। इजिप्ट के फ्यूचर से जुड़ी तूतनखामन की उम्मीदें उसके 2 अजन्मे बच्चों के साथ ही दम तोड़ गईं। अचानक हुई मौत के वक्त उसका कोई वारिस नहीं था। इससे एक पावर वैक्यूम बना और इजिप्ट फिर से उथल पुथल की भेंट चढ़ गया। तूतनखामन के फादर अखनातन की वजह से इजिप्ट में इतनी तबाही हुई थी कि इस बात की यादें अभी भी ताजा थीं और तूतनखामन को इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ा। ब्रिटिश म्यूजियम में इजिप्टोलॉजिस्ट एडन डॉटसन आखिरी सबूत देखने आए हैं। यहां पर राजाओं की वो लिस्ट है जिसे रामेसीस सेकंड के रेन में बनाया गया था, जो रिप्रेजेंट करती है किंग्स की वो ऑफिशियल लिस्ट जो कि उस दौर में रहे थे इजिप्ट में रामेसीस के टाइम तक। इजिप्ट के 76 फेरो की ये लिस्ट लक्सोर के नजदीक एक टेंपल में मिली थी और इसे तूतनखामन की मौत के करीब 100 साल बाद बनाया गया था। लेकिन इस लिस्ट से जो चीज गायब है वही सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। यहां राइट में मौजूद कार्टूश में बैठी हुई महिला एमेनहोटेप III है। ये अखनातन का पिता है, यानी तूतनखामन का दादा। यहां लेफ्ट में है हुरमहब। तूतनखामन को इन 2 कार्टूश के बीच में कहीं होना चाहिए था, लेकिन ये यहां पर नहीं है। यहां से सिर्फ तूतनखामन ही गायब नहीं है, यहां अखनातन और आय भी नहीं दिख रहे, यानी तूतनखामन के प्रेडिसेसर और उसके सक्सेसर। इन लोगों का निकाला जाना कोई इत्तेफाक बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि रामेसीस सेकंड के वक्त तक राजाओं का पूरा ग्रुप ही गायब कर दिया गया। यहां तक कि इजिप्शियन हिस्ट्री से उनका नाम ही गायब हो गया। तूतनखामन की फैमिली इस जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से ही कम उम्र में खत्म हो गई। वो अपना कोई वारिस भी पैदा नहीं कर पाए। 18th रॉयल डायनेस्टी उसके साथ ही खत्म हो गई। तूतनखामन की मौत की 1 सदी के अंदर इतिहास से उसका नामो निशान तक मिटा दिया गया। लेकिन फिर 3000 साल बाद हावर्ड कार्टर ने उस छुपे हुए मकबरे के दरवाजों को खोला और वहां जो खजाने मिले वो तब से ही दुनिया का मन मोहते आए हैं। अब टूम से मिली सभी 5398 चीजों को न्यू ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम में एक साथ रख दिया गया है। तूतनखामन मॉडर्न साइंस के लिए फिर से जिंदा हो रहा है, क्योंकि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस के जरिए उसकी कीमती चीजों में छिपे आखिरी सीक्रेट्स का भी खुलासा हो रहा है। यहाँ जब इन तमाम चीजों को डिस्प्ले पर रखा जाएगा तो इस बॉय किंग का स्केलेटन एक ऐसे फुल फिगर में बदल जाएगा जो एक राजा भी था और एक इंसान भी। तूतनखामन की कहानी से जुड़ा ये नया चैप्टर रिवील करता है कि वो सिर्फ एक बॉय किंग नहीं था जैसा कि लोग मानते हैं। वो एक फादर था, एक हस्बैंड था, जबरदस्त हसरतों वाला एक कमाल का लीडर था। लेकिन उसकी जिंदगी को बेरहमी से बेवक्त ही खत्म कर दिया उसकी अपनी ही फैमिली की टॉक्सिक ब्लड लाइन ने।